व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज अंकित फ्रॉम इको सीखो एंड हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिमांड के वीडियो नंबर 3 के साथ। ठीक है। सो अगर अभी तक आपने वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 को चेकआउट नहीं किया, सो डू चेक इट आउट, बिकॉज हमने बात किया था डिमांड के बारे में। हमने बात किया था इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग दोज डिमांड कर्व्स। ठीक है। हमने बात किया था शेड्यूल के बारे में, फंक्शंस के बारे में एंड भी बहुत सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। सो अभी के अभी जाइए, इस वीडियोस को चेकआउट करिए और उसके बाद ही वीडियो नंबर 3 पे आना। एंड इफ यू कांट फाइंड द वीडियोस, आप मेरे गूगल यूट्यूब चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में आप चेक कर सकते हो, या फिर मैं उस दो वीडियो के लिंक यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 3। एंड यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं द बेस्ट एक्सप्लेनेशन यू कैन फाइंड ऑन यूट्यूब अबाउट द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड द शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, मैं ओवर एग्जैजरेट नहीं कर रहा। दिस इज गोना बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड सोच के मेरे को बताइए। ठीक है। सोच के मेरे को बताइए, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट योर डिमांड। ठीक है। आप मेरे को बोलोगे सर इट इज द प्राइस ऑफ द गुड। ठीक है। फिर आप मेरे को बोलोगे सर इट इज द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। फिर आप मेरे को बोलोगे सर इट इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। खाली इनकम लिख देते हैं। ठीक है। फिर आप मेरे को बोलोगे सर इट इज द टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है। फिर आप मेरे को बोलोगे सर इट इज द फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फिर आप मेरे को बोलोगे सर इट इज द सीजन एंड वेदर। ठीक है। हमने कितने सारे फैक्टर्स के बारे में वीडियो नंबर 1 में डिस्कस किया था। ठीक है। फिर और भी कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे, सबको मैं ऐसे लिख दिया। ठीक है। सो रीजन क्या है ये सबको ऐसे लिखने का? ये सबको ऐसे लिखने का रीजन ये है कि अगर मैं ये दोनों को बॉक्स के अंदर डालूं। ठीक है। ये बन गया आप लोग का बॉक्स नंबर 1, ये आप लोग का बन गया बॉक्स नंबर 2। ठीक है। और मैं ये दोनों को नाम दूं कि सर ये जो आपने बॉक्स नंबर 1 में जो चीज भी लिखा है उसको आप बुलाइए प्राइस फैक्टर, और ये जो बॉक्स नंबर 2 में आपने चीजों को लिखा है इसको आप बुलाइए नॉन प्राइस फैक्टर। सो बेसिकली मैंने किया क्या है, मैंने ये किया है कि डिमांड को जो कुछ भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो सारे के सारे फैक्टर्स को मैंने दो अलग अलग वे में क्लासिफाई किया। एक क्लासिफिकेशन को मैंने नाम दिया प्राइस फैक्टर, दूसरे क्लासिफिकेशन को मैंने नाम दिया नॉन प्राइस फैक्टर। ठीक है। सो जब कभी भी प्राइस फैक्टर में चेंजेस होता है, उसके वजह से अगर डिमांड चेंज होता है, तो इसको आप बोलते हो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। एंड सिमिलरली जब कभी भी नॉन प्राइस फैक्टर्स में चेंजेस होता है जिसके वजह से भी डिमांड अफेक्ट होगा। ठीक है। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये सारे के सारी चीजें मेरे डिमांड को चेंज कर सकती है। तो नॉन प्राइस फैक्टर में अगर कुछ भी चेंज हो रहा है, इनकम में अगर चेंज हो रहा है, तो कंज्यूमर शायद ज्यादा खरीदे या फिर कंज्यूमर शायद कम खरीदे। तो नॉन प्राइस फैक्टर में चेंजेस की वजह से अगर डिमांड में चेंज होता है, तो इसको आप बोलते हो चेंज इन डिमांड। ठीक है। ये जो प्राइस फैक्टर है जिसके वजह से चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है, अगर मैं उसको ग्राफिकली देखूं तो ग्राफिकली मेरे को ये देखने को मिलता है कि सर बिकॉज ऑफ अ चेंज इन प्राइस फैक्टर, आपके ग्राफ में जो कुछ भी हो रहा है आप उसको बोलते हो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा, सर ये नहीं जचा, ये हमको समझ में नहीं आया, इसको आप बताइए। ठीक है। तो चलिए, ये है मेरा डिमांड कर्व। ठीक है। ये बन गया ग्राफ, ये है मेरा डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में आपका वाई एक्सिस में होता है प्राइस, एक्स एक्सिस में होता है आपका क्वांटिटी। ठीक है। तो इनिशियली अगर मैं पॉइंट ए में था, ठीक है, पॉइंट ए में प्राइस कितना था, 10 रुपीज, और क्वांटिटी कितना था, लेट से 100 रुपीज। तो अगर इस कमोडिटी के प्राइस में कुछ चेंजेस आ रहा है, ठीक है, तो प्राइस चेंज होके लेट से हो गया 5 रुपए। तो 5 रुपए में लॉ ऑफ डिमांड आपको क्या बोलता है, अगर प्राइस कमेगा तो आपका डिमांड भी बढ़ेगा। तो 5 रुपए में कंज्यूमर लेट से 300 यूनिट्स को खरीद रहा है, तो कंज्यूमर आ गया पॉइंट बी में। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसी डिमांड कर्व में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आ रहा हूं, और करके मैं इसको क्या बुलाता हूं, मैं इसको बुलाता हूं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है। सो पॉइंट ये है कि प्राइस फैक्टर में चेंजेस की वजह से सर यू गेट मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व? इसका मतलब आप उसी डिमांड कर्व में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट में आप मूव कर रहे हो। ठीक है। भटकती हुई आत्मा की तरफ इधर उधर उसी डिमांड कर्व में घूम रहे हैं। ठीक है। लेकिन जब कभी भी नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से अगर डिमांड चेंज होता है, तो यू गेट समथिंग नोन एज शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है। तो शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व का मतलब क्या है कि अगर मेरा ओरिजिनल डिमांड कर्व कुछ ऐसा दिखता था, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं D1। ठीक है। और प्राइस कितना था मार्केट में, लेट से मार्केट में प्राइस था 10 रुपए। 10 रुपए में कंज्यूमर खरीद रहा था 100 यूनिट्स।
किसी भी कारण की वजह से अगर मेरा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है, सर ये किसी भी कारण का क्या मतलब है? किसी भी कारण का मतलब नॉन प्राइस फैक्टर्स, की प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, सीजन एंड वेदर एंड भी बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से अगर मेरा डिमांड कर्व अभी भी 10 रुपए के प्राइस में ही, 10 रुपए के भाव में ही, अगर मैं 200 यूनिट खरीद रहा हूँ, मैं पॉइंट बी पे आ रहा हूँ पॉइंट ए से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर? यहाँ पे आप उस डिमांड कर्व को छोड़ के आप एक नए डिमांड कर्व पे आ रहे हो, एंड इसको सर आप क्या बोलते हो? इसको ही बोला जाता है शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है। सो पॉइंट ये है कि सर आपको जितने भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिमांड के, आपने सारे के सारे फैक्टर्स को दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। एक को आपने बोला प्राइस फैक्टर, दूसरे को आपने बोला नॉन प्राइस फैक्टर। प्राइस फैक्टर की वजह से होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से होता है चेंज इन डिमांड। प्राइस फैक्टर की वजह से अगर आप डिमांड कर्व में कुछ चेंजेस के बारे में बात करोगे ना, तो डिमांड कर्व में आप उसी डिमांड कर्व में एक जगह से दूसरी जगह में भटक रहे हो। लेकिन नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से आपको एक नया ही डिमांड कर्व बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा, इसको हम बोल सकते हैं चेंज इन डिमांड कर्व। So what are the changes in demand curve? There can be two different changes in demand curve. It can either be a movement along the demand curve or it will be a shift in demand curve. थोड़ा लॉजिकली सोचिए, अगर आपका कर्व कुछ ऐसा है, ठीक है, या फिर कर्व आपका कुछ ऐसा है एक ग्राफ में, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि आप पॉइंट ए पे थे और आप आपका पोजीशन शिफ्ट हो रहा है, तो आप कहाँ जाओगे? या तो आप इसी कर्व में रहोगे, या तो आप इस कर्व के बाहर आओगे। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, तो मैं या तो उसी डिमांड कर्व में रहूंगा, और उस प्रकार के चेंज को मैं क्या बोलने वाला हूँ? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। या फिर मैं एक नए डिमांड कर्व में आऊंगा, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? मैं शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व बोलता हूँ। ठीक है। सो आई होप दिस लॉजिक एंड दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, बिकॉज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व दो टाइप का हो सकता है। ये दो टाइप का क्या है सर? आप या तो नीचे जा सकते हो, या तो आप ऊपर जा सकते हो। सो इट कैन बी अ डाउनवर्ड मूवमेंट और इट कैन बी अ अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है। और इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव नेम्स भी है। तो डाउनवर्ड मूवमेंट को आप बोल सकते हो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, अपवर्ड मूवमेंट को आप बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। डाउनवर्ड मूवमेंट को आप बोल सकते हो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एंड अपवर्ड मूवमेंट को आप बोल सकते हो डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। सर डाउनवर्ड मूवमेंट का एक एग्जांपल दिखाइए। तो अगर मेरा ये डिमांड कर्व था, मैं इस वाले पॉइंट ए में था और मैं चला गया पॉइंट बी के तरफ। ठीक है। सो पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो मूवमेंट है, उसको डाउनवर्ड मूवमेंट बोला जाता है। सर डाउनवर्ड मूवमेंट क्यों होता है? क्योंकि प्राइसेस हैव रिड्यूस्ड। सिमिलरली अगर मेरे को अपवर्ड मूवमेंट का एग्जांपल दिखाना रहेगा, तो मैं पॉइंट सी पे था और मैं आ गया पॉइंट बी पे, तो सी से बी का मूवमेंट को हम बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट। सर अपवर्ड मूवमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि प्राइस बढ़ गया। ठीक है। सो जब कभी भी मूवमेंट हो रहा है, दैट इज आइदर ड्यू टू, दैट इज ईदर डाउनवर्ड और दैट विल ईदर बी अपवर्ड। एंड ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये सिर्फ प्राइस के वजह से ही हो रहा है। ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम शिफ्ट की तरफ चलेगा बच्चा, तो शिफ्ट आपका दो टाइप का होता है। ये आपका हो सकता है या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, या फिर ये हो सकता है आपका राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है। इसके भी ऑल्टरनेटिव नेम है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट को हम बोलते हैं क्या? डिक्रीज इन डिमांड। एंड राइटवर्ड शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, बस इतना ही, और कुछ इसका नाम नहीं है। ठीक है। सो इसका एग्जांपल कैसा दिखेगा? तो अगर मेरा डिमांड कर्व कुछ ऐसा होता, D1, एंड नॉन प्राइस फैक्टर में चेंजेस की वजह से मेरा डिमांड कर्व लेफ्ट की तरफ जा रहा है और ये बन जा रहा है D2, तो इस प्रकार के मूवमेंट को हम बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है। सो D1 से D2 का सफर इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। एंड वहीं पर राइटवर्ड शिफ्ट का अगर मेरे को आपको एग्जांपल देना रहेगा, तो लेट्स से ये आपका डिमांड कर्व बन रहा है D1, एंड ये वाला आपका डिमांड कर्व बन रहा है लेट्स से D3। सो D1 से D3 का सफर, ये सफर का नाम है राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। ठीक है। सो कितना इजी था डिमांड कर्व में चेंजेस के बारे में, ये जो कुछ भी हमने डिस्कशन किया। ठीक है। सो दैट वाज अबाउट योर एंटायर इंक्रीज, डिक्रीज, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड एवरीथिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स ये वो सारे गुड्स होते हैं सर, जिनको ऑल्टरनेट करके यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोक एंड पेप्सी।
सो मेरे को शॉपकीपर कोक दे दे, पेप्सी दे दे, मेरे को क्या ही फर्क पड़ता है, मेरे लिए तो दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। ठीक है, तो सर सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में आपका डिमांड कर्व कैसा दिखने वाला है? ठीक है, तो अगर मेरे को सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में डिमांड कर्व बनाना है, तो मेरा डिमांड कर्व दिखेगा ऐसे ऊपर की तरफ जाता हुआ। ठीक है, अब मन में सवाल उठ रहा है कि सर आपने तो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बोला था, आपने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में ये बोला था कि आपका लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ आप जब कभी बनाते हो, वाई एक्सिस में आपका प्राइस होता है, एक्स एक्सिस में आपका क्वांटिटी होता है। ठीक है, एंड लॉ ऑफ डिमांड क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, आपको डिमांड कर्व तो नीचे की तरफ जाना चाहिए, तो आप ये क्या अटपटा सा कुछ भी बना रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर मेरे को सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में डिमांड कर्व बनाना है, तो मैं वाई एक्सिस में क्या लिखने वाला हूँ? प्राइस ऑफ कोक। एंड एक्स एक्सिस में आपका क्या रहेगा? प्राइस ऑफ पेप्सी। ठीक है, और सोच के मेरे को बताइए, अगर कोक वाला अपना बॉटल का प्राइस 10 रुपए से बढ़ा के 20 रुपए कर लेगा, तो क्या आप कोक खरीदोगे अगली बार से? नहीं। आप क्या खरीदने वाले हो? आप पेप्सी खरीदने वाले हो। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में कोक और पेप्सी के प्राइस एंड डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप रहता है? एक डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है। दैट इज वेन एवर द प्राइस ऑफ कोक गोज अप, द डिमांड फॉर पेप्सी ऑल्सो गोज अप, एंड हेंस द डिमांड कर्व दैट यू आर गेटिंग इन दिस केस इज अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, समझ में आया? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में सर डिमांड कर्व कैसा दिखता है? ये ऊपर की तरफ जाता है। और क्योंकि सर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या ये लॉ ऑफ डिमांड को नल एंड वॉइड कर रहा है? नहीं, ये लॉ ऑफ डिमांड को झूठा साबित नहीं कर रहा है। लॉ ऑफ डिमांड को झूठा आप तब साबित करते जब आप उसी कमोडिटी के प्राइस एंड उसी कमोडिटी के क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक कमोडिटी का प्राइस दूसरे कमोडिटी के क्वांटिटी को कंपेयर कर रहा हूँ। आर वी क्लियर? सो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई कैन नॉट से दैट ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, सो ये था हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है सर? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ये वो सारे गुड्स होते हैं जिनको आप एक साथ यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल योर फोन एंड चार्जर। अगर आप फोन खरीदोगे तो आप चार्जर भी खरीदोगे। विदाउट चार्जर यू कैन नॉट यूज योर फोन, एंड विदाउट फोन आप चार्जर का क्या ही करोगे? ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका फोन एंड चार्जर। ठीक है, इस केस में अगर मैं डिमांड कर्व बनाने जाऊं एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड के लिए, तो ये मेरे को कैसा दिखेगा, ये आपको मेरे को बताना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं वाई एक्सिस में प्राइसेस ऑफ फोन, एंड एक्स एक्सिस में हम लोग लिखने वाले हैं क्वांटिटी ऑफ चार्जर। ठीक है, अगर फोन का प्राइस बढ़ेगा तो चार्जर का डिमांड क्या होगा? सोचिए। अगर फोन जो अभी 20,000 में आ जा रहा है सर, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि फोन की वजह से काफी रेडिएशन होता है, लोगों को काफी कैंसर हो रहा है, एंड वी विल स्टार्ट सेलिंग द फोन एट 5 लाख रुपीज। ठीक है, गवर्नमेंट चाहता है कि लोग फोन यूज ना करें। गवर्नमेंट चाहता है कि लोग पब्लिक जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको यूज करें वापस से, और गवर्नमेंट लोगों को डिस्करेज करना चाहता है, करके फोन का प्राइस बढ़ा के 5 लाख कर दिया। तो बहुत सारे लोग अब फोन खरीदना बंद कर देंगे, और क्योंकि लोग फोन खरीदना बंद कर देंगे तो लोग चार्जर भी खरीदना बंद कर देंगे। तो जब कभी भी फोन का प्राइस बढ़ा, चार्जर का डिमांड क्या हुआ? घट गया। तो इस रिलेशनशिप की वजह से मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जो डिमांड कर्व मिलेगा, वो कैसा मिलेगा? वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द डिमांड कर्व फॉर अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, एंड दिस वाज द डिमांड कर्व फॉर अ सब्स्टिट्यूट गुड। ठीक है, दोनों का दोनों केस ही आपका लॉ ऑफ डिमांड को झूठा साबित नहीं कर रहा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड जब आप पढ़ते हो आप उसी गुड के प्राइस और क्वांटिटी को देखते हो, लेकिन यहाँ पे हमने जो किया, हमने अलग अलग गुड्स के प्राइस एंड क्वांटिटी को देखा। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द सब्स्टिट्यूट गुड एंड द कॉम्प्लीमेंट्री गुड। एंड फाइनली मूव करते हैं अबाउट नॉर्मल गुड एंड इंफीरियर गुड। ठीक है, सो व्हाट इज अ नॉर्मल गुड? सो अगर 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 यहाँ पे चीजों को देखिए, आपको ये दो वेरिएबल को समझना जरूरी है। ठीक है, जब कभी भी आप कुछ भी बात करते हो इकोनॉमिक्स में एटलीस्ट, ये सर आप किन किन चीजों को आप रिलेट कर रहे हो वो चीज को समझना जरूरी है। सो नॉर्मल गुड के केस में मैं इनकम और डिमांड को कंपेयर करता हूँ। सो अगर किसी चीज का इनकम बढ़ता है और उस चीज का डिमांड बढ़ता है, ठीक है, अगर एक इंसान का इनकम बढ़ रहा है और वो कोई चीज को ज्यादा खरीद रहा है, तो उस प्रकार के गुड्स को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल गुड। ठीक है, सो इन द फ्यूचर इफ यू स्टार्ट अर्निंग, तो आपका इनकम बढ़ जाएगा, एंड क्योंकि आपका इनकम बढ़ गया तो अब आप ज्यादा रेड बुल खरीद के पी रहे हो, तो आपके लिए रेड बुल किस टाइप का गुड है? ये एक नॉर्मल गुड है। ठीक है, सो नॉर्मल गुड के केस में अगर मैं डिमांड कर्व बनाने जाऊं तो मेरे को कैसा डिमांड कर्व मिलने वाला है? तो ये चीज को बहुत गौर से देखिए, यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के केस में क्या पुट कर रहा हूँ। ठीक है, सो एक्स एक्सिस के केस में मैं पुट कर रहा हूँ इनकम, एंड इनकम को बच्चा कंफ्यूज मत होना, हम लोग इकोनॉमिक्स में वाई से डिनोट करते हैं।
ठीक है। एंड वाई एक्सेस में मैं क्या चीज को पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्वांटिटी को पुट कर रहा हूँ। नॉर्मल गुड के केस में हमने अभी जस्ट देखा कि सर नॉर्मल गुड के केस में आपका इनकम बढ़ने से आप ज्यादा डिमांड करते हो। सो किस टाइप का रिलेशनशिप है, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो मेरे को यहाँ पे जो डिमांड कर्व मिलेगा ये ऊपर की तरफ जाता रहेगा। ठीक है। सो हाउ डज द डिमांड कर्व फॉर अ नॉर्मल गुड लुक्स लाइक, इट गोज अप। ठीक है। व्हाई डज इट गोज अप, बिकॉज देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड द डिमांड। ठीक है। कंफ्यूज मत होना, आप जो लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड कर्व बना रहे थे वहां पे वाई एक्सिस में प्राइस हुआ करता था, यहाँ पे मैं इनकम को लिखा हूं। एंड यूजिंग द सेम लॉजिक, अगर मैं इंफीरियर गुड को अब मैं डिफाइन करूं, ठीक है, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में वीडियो नंबर 2 में डिस्कस किए थे। ठीक है। इंफीरियर गुड होता क्या है, जब कभी भी एक इंसान का इनकम बढ़ता है और वो अगर किसी चीज का डिमांड को कमा देता है तो उस प्रकार के गुड को हम इनकम इंफीरियर गुड बोलते हैं। ठीक है। सो इंफीरियर गुड के केस में इनकम और डिमांड के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर मैं इसी इनवर्स रिलेशनशिप को ग्राफ में प्लॉट करने का कोशिश करूं तो मेरे को जो डिमांड कर्व मिलता है ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है। एंड दिस इज द डिमांड कर्व फॉर इंफीरियर गुड। एंड डू नॉट गेट कंफ्यूज, लेट मी रिपीट दिस वंस अगेन, यहाँ पे कहीं पे भी मैंने लॉ ऑफ डिमांड को नल और वॉइड डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है। सो दैट वाज अबाउट नॉर्मल गुड एंड दैट वाज अबाउट द इंफीरियर गुड। एंड फाइनली it's the time to say you all a goodbye, because that was the syllabus for class 11th microeconomics chapter number 3 demand। ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो। 3 वीडियो का सीरीज, बहुत जल्दी मैं एक नई वीडियो के साथ आने वाला हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में। एंड चैप्टर नंबर 4 में हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। अब सर ये कितना अजीब सा नाम है, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड आपके चीजों को क्वांटिफाई नहीं करता था, याद करिए ये क्वालिटेटिव था। तो हमने इसके बारे में वीडियो नंबर 2 में डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, कितना घटेगा ये चीज नहीं बोलता था। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या करता है, ये चीजों को क्वांटिफाई करता है। ये आपको एग्जैक्टली exactly बताएगा कि सर अगर प्राइस आपका 20% बढ़ रहा है तो आपका डिमांड कितना परसेंट कमेगा। ठीक है। तो चीजों को क्वांटिफाई करने के लिए वी यूज द लॉ ऑफ डिमांड, एंड चीजों को हम डायरेक्शन देखने के लिए हम यूज करते हैं लॉ ऑफ डिमांड को। ठीक है। सो दैट वाज ऑल इन वीडियो नंबर 3। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाइए। एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।